नमस्कार। राइस प्लस के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में हम बात करेंगे असम भाजपा के जाने माने चेहरे, असम भाजपा के प्रवक्ता प्रमोद स्वामी से। प्रमोद जी, राइस प्लस के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार, नमस्ते। सबसे पहले सवाल मैं आपसे मोदी सरकार 2.0 के 1 साल पूरे होने के संदर्भ में करना चाहता हूं। क्या उपलब्धियां मानते हैं आप जो सरकार ने इस 1 साल में हासिल की है? देखिए, जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना की, उसका मूल लक्ष्य ये है कि हर घर तक पानी पहुंचे नल के द्वारा। ये एक बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि आजादी के 60 वर्ष बाद भी लोगों को पीने का स्वच्छ जल भी नहीं मिल रहा था। ये उस चीज को मोदी जी ने समझा और जल शक्ति मंत्रालय को उन्होंने गठन किया और उसके द्वारा हमने लक्ष्य रखा कि हर परिवार को कम से कम पीने का स्वच्छ पानी मिले। दूसरा, किसान सम्मान निधि का विस्तार। इसके तहत जो हमारे जो किसान भाई है उनको आर्थिक सहायता देने के लिए 6,000 करोड़ की राशि निर्धारित की गई और हर किस्त में उनको 2,000 रुपया कर करके उनको दिया जा रहा है और 6,000 रुपया उनको दिए जाएंगे 3 किस्तों में 2,000 करके। और 3 तलाक का जो मुद्दा था, आप देख रहे हैं, ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में मोदी जी के द्वारा उठाया एक बहुत ही बड़ा प्रशंसनीय कदम है। जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे तो शाहबानो केस में उल्टा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी बदल दिया था। तो जो लोग भारतीय जनता पार्टी पे सांप्रदायिकता का आरोप लगाते हैं, उन लोगों को आज हमारी जो मुस्लिम बहनें हैं उनकी सुध उन्होंने कभी नहीं ली। उनको 3 तलाक के नाम पे उनको अपमानित, उनको लांछित वर्षों से किया जा रहा था। तो मोदी जी ने ये 3 तलाक का बिल लेकर के आए और इसको कानून का इसको जामा पहनाया और आज हमारी जो मुस्लिम बहनें हैं उसको सम्मान के साथ जीने का हक है जो मोदी जी ने दिया। उसके बाद में आप देखिए कि आपको अनुच्छेद 370 और 35A इसको निष्क्रिय करने का काम मोदी जी ने किया। ये 70 साल से ये टेम्परेरी जो कानून था वो देश में चल रहा था, जम्मू कश्मीर में चल रहा था। वहाँ 2 झंडे थे, दो प्रधान का वहाँ विधान था और आज शान से हमारा वहाँ तिरंगा लहरा रहा है। तो ये एक अखंड भारत जो अखंड भारत की जो हम बात करते हैं उसको और शक्तिशाली बनाने के लिए और आज कश्मीर के लोगों को भारत से जोड़ने के लिए और कश्मीर के जो लोगों की जो बुनियादी समस्या है उसको समाधान करने की दिशा में मैं समझता हूँ ये भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, क्योंकि ये 70 साल से ये समस्या थी जो आर्टिकल 370 की वजह से 35A की वजह की सबसे जो समस्या थी उसको मोदी जी ने उसको सॉल्व किया। उसके बाद में आप देखिए जो हमारा जो सनातनी समाज है, जो हिंदू समाज है, 500 वर्षों से आज राम मंदिर के लिए संघर्ष कर रहा था। आज संवैधानिक बाधाओं को दूर करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया निर्णय दे करके राम मंदिर बनाने का जो मार्ग जो प्रशस्त किया, ये भी मोदी जी के ही कार्यकाल में संपन्न हुआ और इससे संवैधानिक बाधाओं को दूर करते हुए हमारी जो प्रतिबद्धता थी कि हम राम का मंदिर बनाएंगे, उस प्रतिबद्धता को हमने पूरा किया और उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो न्याय दिया उसकी सारे देश में उसकी काफी प्रशंसा हुई। उसके बाद में आपको देखिए करतारपुर साहिब कॉरिडोर, 70 सालों से हमारे सिख समाज के लोग मांग कर रहे थे, क्योंकि करतारपुर कॉरिडोर उनकी आस्था का केंद्र है, लेकिन वहाँ उनको दर्शन करने की इजाजत नहीं थी और मोदी जी ने अब उनको वीजा प्रदान किया। बिना वीजा के वो लोग कॉरिडोर में करतारपुर साहिब में जा करके, वो गुरुद्वारे में जा करके वो लोग दर्शन कर सकेंगे और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये है। उसके बाद में आपको देखिए कि नागरिक संशोधन जो कानून जिसको काफ बोलते हैं, ये आपको एक समय में महात्मा गांधी जी ने भी कहा था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि जो पाकिस्तान में जो लोग जो हिंदू और सिख स्पेशली जो रह रहे हैं उनको अगर प्रताड़ित किया जाता है, उनके साथ अगर गलत व्यवहार किया जाता है
उनको अपमानित किया जाता है, और वो भारत वर्ष में अगर आते हैं तो उनको भारत वर्ष में उनको रहने की, खाने की और यहाँ तक नौकरी की और नागरिकता की भी व्यवस्था उनके लिए की जानी चाहिए। लेकिन 60 सालों में इस दिशा में कोई कार्य नहीं हुआ। हमारी सरकार आने के बाद में हमने कानून बनाया कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, इनके ऊपर अगर धार्मिक अत्याचार होता है और ये भारत वर्ष में अगर आते हैं तो इनको हम नागरिकता प्रदान करेंगे और इनको सम्मान से जीने का हक जो हम प्रदान करेंगे। ये हमारा बहुत पुराना एक कमिटमेंट था, ये हमारे घोषणा पत्र में भी हमने इस बात का उल्लेख किया था और इसको हमने पूरा किया। इससे क्या हुआ कि आज जो प्रताड़ित होकर के जो हमारे जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो लोग, ये 6 समुदाय के जो लोग जो भारत वर्ष में आएंगे, उनको भी आज एक सम्मान की दृष्टि से जीने का हक उनको मिलेगा। तो ये, और आपको आसाम में देखिए, बोडो जो समस्या थी, यहाँ विभिन्न गुट थे, कभी किसी एक गुट के साथ समझौता हो जाता था और एक गुट जो है वो हथियार लेकर करके जंगलों में चला जाता और यहाँ इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम थी। उस प्रॉब्लम को दूर करते हुए बोडो जो मिलिटेंट्स जितने भी ग्रुप थे, उन सबको बातचीत की टेबल पर ला करके अभी हमने हाल ही में जो बोडो समझौता किया है, उससे आज असम में शांति का वातावरण जो है उसकी पुनर्स्थापना हुई है और ये शांति का मार्ग जो है ये प्रगति के मार्ग को भी प्रशस्त करेगा। और महामारी रोग संशोधन अध्यादेश, इसके द्वारा डॉक्टर और हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, उन लोगों के लिए हमने कठोर कानून बनाया कि ताकि उनको कोई अपमानित नहीं कर सके और आज वो हमारे जो असली बैरियर है जिनको हम सलूट करते हैं, उनको भी जो एक इज्जत मिले, उसके लिए हमने इस कानून में भी संशोधन किया। तो ये सारी चीजें आज, और 1 करोड़ लोगों को आज जो है आयुष्मान भारत के तहत करीब 1.5 साल में 1 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभ मिला है। पहले आप देखिए, जो गरीब आदमी थे उनको इलाज के लिए कोई सुविधा नहीं थी। अगर घर में कोई बीमार हो जाता था तो घर वाले चिंतित हो जाते थे कि इनका इलाज कैसे होगा। मोदी जी ने विशेषकर गरीब तबके के लोगों की इस मजबूरी को समझा और आयुष्मान भारत की वो स्कीम लेके आए, जिसके द्वारा आज चिकित्सा के क्षेत्र में भी आमूलचूल परिवर्तन आया है और करीब पिछले 1.5 साल में 1 करोड़ लोगों को इससे लाभ हुआ है। आज देखिए, जब एक समय था हमारे भारत वर्ष में पीपी किट्स जो है नहीं के बराबर बनती थी, लेकिन आज भारत वर्ष में 5 लाख पीपी किट्स डेली बन रही है, 5 लाख मास्क आज डेली बन रहे हैं। तो ये सारा जो काम जो हुआ है मोदी जी के नेतृत्व में, ये सारे लोगों ने देखा है। और जो पहले एक धारणा थी राजनीति में, या राजनीतिक लोगों के लिए एक धारणा लोगों के अंदर ये थी कि राजनीतिक लोग या राजनीतिक दल सिर्फ वादा करते हैं और चुनाव जब आता है उसके पहले बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देते हैं, लेकिन समस्याओं को लटकाने में उनका विश्वास रहता है, समस्याओं के समाधान में उनका विश्वास नहीं रहता। मोदी जी ने इस मिथक को भी तोड़ा है और पहले ही साल में जो हमने जो हमारे जो बड़े बड़े वादे थे, राम मंदिर कहिए, आर्टिकल 370 कहिए, इन सारी चीजों को, 3 तलाक कहिए, ये सारे जो बड़े मुद्दे थे जो 70 साल से जो 60-70 साल से जो लटकाए जा रहे थे राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी की वजह से, उन सारे मुद्दों को हमने पहले ही साल में मोदी जी ने उनको एड्रेस किया, उनका समाधान किया। और ये एक भारत की राजनीति में मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा परिवर्तन और बहुत बड़े ऐतिहासिक जो निर्णय जो है मोदी जी ने लिए, जिसके लिए आने वाले समय में ये जो निर्णय है ये मील का पत्थर साबित होंगे, ऐसा मेरा मानना है। प्रमोद जी, लंबा चौड़ा ब्यौरा दे दिया आपने सफलता को लेकर। अगला सवाल में धारा 370, ट्रिपल तलाक, राम मंदिर और नागरिकता संशोधन बिल, इन चारों में किस एक को आप सरकार की सबसे बड़ी सफलता मानते हैं? देखिए, ये कंपेयर करना काफी मुश्किल है, क्योंकि ये जितने भी जो मुद्दे थे, ये सभी मुद्दे बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे थे जो 60-70 सालों से लंबित पड़े थे। इनको राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी बोलिए या तुष्टीकरण की नीति बोलिए या कुछ भी बोलिए, लेकिन ये सारे निर्णय जो है नहीं हो पा रहे थे। तो अब इसमें कौन सा निर्णय जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये डिफाइन करना काफी मुश्किल है, क्योंकि सारे ऐतिहासिक निर्णय हुए
और और आज 70 साल तक जो समस्या का समाधान नहीं हुआ, उन समस्याओं का समाधान मोदी जी ने किया है। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो निर्णय थे वो एक से बढ़कर एक निर्णय उन्होंने लिए, और प्रथम साल में जो 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 ये समस्या थी जो 60-70 सालों से लंबित थी, राम मंदिर के लिए तो हमारे हिंदू समाज ने 500 सालों तक संघर्ष किया। इसकी भी एक बहुत बड़ी कहानी है। आज चाहे आर्टिकल 370 जो टेम्परेरी कानून था, उसको भी 70 सालों तक लटका दिया गया। 3 तलाक आज हमारी जो मुस्लिम बहनें हैं, उनको 3 तलाक के नाम में जिस तरह से उनको प्रताड़ित किया गया, तो ये सारे निर्णय मैं समझता हूं कि ऐतिहासिक है, और इनके लिए मैं मोदी जी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। प्रमोद जी, अगले सवाल में मैं जरा सरहद के पार जाना चाहता हूं। हाल ही में सिक्किम और लद्दाख में चीन के साथ हुई झड़प के बाद पाकिस्तान के साथ साथ चीन भी भारत के सामने चुनौती बनकर खड़ा है। क्या आप इसको टू फ्रंट वॉर की तरह देखते हैं? देखिए, आप अगर जो हमारे आर्मी के चीफ थे और अभी सीडीएस है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी, आपको ध्यान होगा उन्होंने एक बार एक स्टेटमेंट दिया था कि भारत जो है वो टू फ्रंट वार की तैयारी कर रहा है अगर जरूरत पड़े तो। और ये जरूरी भी है कि देश की जो सेना है वो किसी भी परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए सेना की तैयारी होनी चाहिए। तो जो आज तक देखिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति नहीं हुई थी, मोदी जी ने सीडीएस की नियुक्ति की, और आज जो भारतीय सेना का जो मनोबल है वो काफी बड़ा है। और भारत जो है आज चाहे सीमा पर हमारी जो नीति है, ये नीति है कि हम अब हमारे जो पड़ोसी जो राष्ट्र है उनसे हम बेहतर संबंध चाहते हैं। क्योंकि एक बार वाजपेयी जी ने भी कहा था कि कि कोई अगर हमारा जो भाई है ये तो हमें कुदरत देती है, लेकिन जो पड़ोसी है उसको हम सिलेक्ट नहीं करते। पड़ोसी जो है वो पड़ोसी जो है उसके साथ में हमको वो पड़ोसी है तो उसके साथ में हमको मिलके रहना पड़ेगा। ये हम पे निर्भर करता है कि हम पड़ोसी से मिलके रहें या लड़के रहें। तो हम अगर हम शांति से रहना है तो हमको पड़ोसी से मिलके रहना पड़ेगा। तो वाजपेयी जी ने ये बात कही थी, और वाजपेयी जी ने भी प्रयास किया, शांति यात्रा वो बस लेके भी गए। मोदी जी ने भी प्रयास किया जिसके लिए कुछ लोगों ने मोदी जी की आलोचना भी की। लेकिन हम जो शांति के समर्थक है और हमारा जो देश है वो बुद्ध और महावीर की अहिंसा में यकीन रखने वाला देश है। तो हम शांति के समर्थक है, लेकिन शांति को कोई अगर हमारी कमजोरी समझे तो ये भी उसे भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस देश में बुद्ध के साथ साथ कृष्ण भी पैदा हुए थे, जिन्होंने जरूरत होने पर धर्म की रक्षा के लिए अस्त्र और शस्त्र भी उठाए थे और धर्म युद्ध भी किया था। तो ये इस देश की एक पहचान है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हम हमारे पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते चाहते हैं और मिलजुल के रहना चाहते हैं। वो भी शांति से अपने देश की प्रगति करे और हम भी शांति से अपने देश की प्रगति करना चाहते हैं। जो भी वायदा, जैसे आपने अभी चाइना वाले टसल के बारे में बात उठाई, तो ये जो है ये डिप्लोमेटिक लेवल पर इन समस्याओं का पहले भी डोकलाम में 73 दिन का दोनों सेनाएं आमने सामने हुई, लेकिन डिप्लोमेटिक रूप से उसका समाधान कर लिया गया, और आने वाले समय में इन समस्याओं का जो है डिप्लोमेटिक रूप से समाधान कर लिया जाएगा। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये नया भारत है। हम किसी के से आंख झुका के भी बात नहीं करते, किसी से आंख उठा के भी बात नहीं करते, हम आंख में आंख डालकर बात करते हैं। तो हमारी जो सार्वभौमिकता है, हमारी जो सुरक्षा है, उसके साथ में कोई समझौता नहीं होगा। ये हमारे पड़ोसी जान लें, ये नया भारत है और इसका नया नेतृत्व है। जो जरूरत हो तो बालाकोट की घटना का बदला लेने के लिए जिसने पाकिस्तान में जाकर करके एयर स्ट्राइक भी की थी, इस बात को भी लोगों को भूलना नहीं चाहिए। तो ये हम यही चाहते हैं कि जो समस्या है वो बातचीत के द्वारा समाधान हो, और डिप्लोमेटिक मेरा ये मानना है इस हम समस्या को समाधान करने में सक्षम हो। फिलहाल तो पूरा विश्व कोरोना की चपेट में है। इस विषय पर सबसे पहले विशेष तौर पर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या बीमारी को किसी विशेष संप्रदाय से जोड़कर देखना सही है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। ये हम देखते भी नहीं है। ये आपकी बात से मैं बिल्कुल करते आ रही है। नहीं, ये आपकी ये आपका व्यक्तिगत आकलन हो सकता है, लेकिन जो महामारी, प्राकृतिक आपदा और प्राकृतिक जो विपदा होती है, ये
ये किसी जाति, धर्म और भाषा को देख करके नहीं आती। और आप नरेंद्र मोदी जी को देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल कहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और बार-बार नरेंद्र मोदी जी इस बात का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि हमको हिंदू मुस्लिम को आपस में नहीं लड़ना है, हमको मिलकर के गरीबी से लड़ना है। लेकिन कुछ लोग जो है वो भ्रांतियाँ फैलाते हैं, उनका शायद उस भ्रांतियों में उनका कोई राजनीतिक उद्देश्य भी हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हम इसको एक महामारी के रूप में देख रहे हैं, एक प्राकृतिक आपदा के रूप में देख रहे हैं और इसको हम 130 करोड़ भारतवासी मिलकर करके इस कोरोना नाम के राक्षस को पराजित करने में सक्षम होंगे, ऐसा मेरा मानना है। ये कुछ लोगों की जो आप बात कर रहे हैं, ये कहीं हिमंत बिस्वा शर्मा तो नहीं है? आखिर वही तो है जिन्होंने ट्वीट पे विशेष तौर पर वह क्यों बताते थे कि 5 संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जिनमें से 4 तबलीगी जमात के हैं जो मरकज में शामिल थे। देखिए, ये आपका अपना नजरिया हो सकता है। आज हेमंत बिस्वा शर्मा और श्री सर्बानंद सोनोवाल जी के नेतृत्व में टीम आसाम जो बेहतरीन काम कर रही है कोरोना के विरुद्ध में, उसकी प्रशंसा हमारे बड़े से बड़े क्रिटिक्स भी करते हैं। आज हेमंत बिस्वा शर्मा जी रात को 2-2 बजे तक जा कर के जिस तरह से हमारे जो डॉक्टर्स है, हमारे जो नर्सेज है, हमारे जो सफाई कर्मी है या हमारे जो संक्रमण से जो पीड़ित जो रोगी है या क्वारंटाइन सेंटर में जो लोग आज आज लाखों लोगों की क्वारंटाइन करने की जो व्यवस्था जो है, जिसकी सब लोग प्रशंसा कर रहे हैं, ये बेहतरीन काम कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ा जो बड़े से बड़ा क्रिटिक्स जो है, वो भी इसकी आज प्रशंसा प्रशंसा कर रहा है। अब जहाँ तक आपने उल्लेख किया कि उन्होंने तबलीगी जमात का उल्लेख किया, तो आज जो गुवाहाटी में जो आलू गोदाम में जो केस हुए या राजकमल होटल के बगल में फैंसी बाजार में, उस टाइम में उसके बाद में जो केस आइडेंटिफाइड हुए उससे रिलेटेड, तो उसपे उन्होंने आलू गोदाम बोल के भी उसका जिक्र किया। तो आलू गोदाम में के जो लोग थे, वो ज्यादातर लोग प्रवासी यूपी और बिहार समाज से आए हुए मजदूर थे, हिंदू समाज समुदाय से थे। तो उसमें अब उसको भी कोई अगर हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देख कर करके और उसमें भी कोई अगर नुक्ताचीनी करता है, तो ये उनका अधिकार है। असम गवर्नमेंट की जो मूल भावना है, वो सेवा भाव से हम काम कर रहे हैं और मोदी जी का जो मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उस मंत्र पे ये सरकार काम कर रही है। चलिए, आपने अपना स्पष्टीकरण दे दिया। आगे बढ़ते हैं। मौजूदा परिस्थिति में विपक्ष का मानना है कि लॉकडाउन का फैसला गलत था। आपका क्या मानना है? देखिए, ये बात जो है, मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। क्योंकि आप देखिए जो 15 जो कंट्रीज जो है, 15 जो देश है, मैं चाइना को छोड़ करके बात कर रहा हूँ क्योंकि वहां से सही डाटा आता नहीं है। उन 15 देशों की जो पॉपुलेशन है, वो करीब 142 करोड़ है और भारत वर्ष की जो पॉपुलेशन है, वो 137 करोड़ है। लेकिन वहां जो आज मरने वालों की संख्या है इन 15 देशों में, वो 3,15,000 से ज्यादा है और भारत में वो जो संख्या है, वो आपको जो है करीब 30 मई तक करीब 4,100 या 200 इस तरह से ये संख्या भारत में थी। तो अगर हम सही समय में अगर लॉकडाउन नहीं करते, तो ये जो संख्या जो है, ये काफी जो जो एक्सपर्ट्स लोग हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा है कि ये संख्या लाखों तक में ये संख्या जा सकती थी। तो लॉकडाउन का जो निर्णय है, वो मेरे ख्याल से सही समय में लिया गया, सही निर्णय है। प्रमोद जी, मजदूर सड़क पर चल रहा है, सड़क पर ही मर जा रहा है। सरकार क्यों व्यवस्था नहीं करती कि उन्हें सही सलामत घर पहुंचा सके? मैंने हाईवे पर रिपोर्टिंग की है, मजदूर परेशान है। मोदी जी ने एक बार कहा था कि हवाई चप्पल वालों को वह हवाई जहाज में देखना चाहते हैं। मजदूरों की चप्पल तो सड़क पर चल चल के टूट रही है। देखिए, आप जो श्रमिक ट्रेनें लगा करके बेहतरीन व्यवस्था जो है, उनको उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की हमारी सरकार ने की है। लाखों लोगों को बसों के द्वारा और ट्रेन के द्वारा, श्रमिक ट्रेन के द्वारा पहुंचाने की बेहतरीन व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। और जहाँ तक प्रवासी मजदूरों की बात है, उनके लिए 11,002 करोड़ रुपए एसटीआर फंड से दिए गए। 3,500 करोड़ रुपए उनके लिए रहने खाने के लिए इसके पहले भी रिलीज किए गए। तो ये हमारी जो सरकार है बड़ी संवेदनशीलता से काम कर रही है। और जो शुरू में जो 1 महीने जो लॉकडाउन के लिए उनको मजदूरों को जो जिस राज्य में रह रहे हैं, उसी राज्य में रोकने की मूल वजह ये थी कि अगर वो अपने गृह राज्य में जाएंगे,
तो वहां उनको क्वारंटाइन करने की या चिकित्सा की, क्योंकि ये तो बीमारी अकस्मात बीमारी आ गई और वहां वो सुविधाएं नहीं थी, तो वो अब इस 1 महीने में वो सुविधाएं डेवलप की गई। जैसे आसाम में अगर उस टाइम में क्वारंटाइन सेंटर्स नहीं थे, हमारे पास में उतनी सुविधाएं नहीं थी, तो अब वो इतने आपको वेंटिलेटर नहीं थे, तो अब इस समय में हमने उन सुविधाओं को जो समय मिला उसमें विकसित किया। विकसित करने के बाद में अब जो लोग आ रहे हैं, तो आज लाखों लोगों को क्वारंटाइन करने की बहुत सुंदर व्यवस्था असम सरकार ने की है। आज जो ट्रीटमेंट जो असम के जो पेशेंटों का हो रहा है, वो बेहतरीन ट्रीटमेंट हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि आपकी बात कुछ हद तक सही हो सकती है कि मजदूरों को इस दौरान कष्ट हुआ है, मैं भी इस बात को मानता हूं। लेकिन इसके साथ साथ जो ये कष्ट जो हुआ है, ये राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी है। जिस राज्य में अगर मजदूर निकले, उन राज्य सरकारों को भी ये देखना चाहिए था कि वो क्यों निकल रहे हैं, उनके खाने पीने की सुचारू व्यवस्था उनको करनी चाहिए थी, जिसमें कहीं ना कहीं शायद चूक हुई है। और अगर वो निकल ही गए, रोड में अगर आए भी गए, तो उनके लिए उनको गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए उनकी व्यवस्था होनी चाहिए थी। जैसे आज जो आपको वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल ने बहुत कम ट्रेनें मांगी है। आज ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र ने कुछ दिन पहले 145 ट्रेनें मांगी और करीब 50 ट्रेनें छूटने की बात थी, लेकिन मात्र 13 ट्रेनें वो लोग छोड़ पाए। तो ये कहीं ना कहीं एक कमजोरी बोलिए या मिसकम्युनिकेशन बोलिए, मैं इसको किसी पे दोषारोपण नहीं करना चाहता, लेकिन इसमें आत्मचिंतन और आत्म मंथन जो है वो हर राज्य सरकारों को भी करना पड़ेगा, और हमारे जो भारत वर्ष के हर नागरिक को भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको राजनीतिक दोषारोपण करके इस समस्या को हम हल्का नहीं करना चाहते। अभी जैसे आपने कहा कि कुछ विशेष जो गैर भाजपा शासित प्रदेश हैं, उन्होंने ट्रेनें कम मांगी। कांग्रेस ने आपको उत्तर प्रदेश में चलाने के लिए 1000 बसें देने की बात कही थी, तो फिर आप वो ले लेते अगर आपको उन्होंने ट्रेन कम मांगी। हाँ, उन्होंने भेजी कहा, वो तो ट्वीट कर रहे थे कि आज नोएडा में पहुंच रही है, आज फलाना जगह में पहुंच रही है। अब बसों की जगह वो ऑटो थे, 3 व्हीलर थे, वो सब भी देखा। खैर मैं उस बात में जाना नहीं चाहता, अच्छी बात है कांग्रेस ने अगर ऐसी पहल की तो उसका स्वागत है। लेकिन मैं आज प्रियंका जी से ये जरूर आपके समाचार एजेंसी के माध्यम से मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा कि जो ऑफर आपने यूपी में दिया, वो महाराष्ट्र में क्यों नहीं दिया, वो राजस्थान में क्यों नहीं दिया, वो बंगाल में क्यों नहीं दिया, वो अन्य में क्यों नहीं दिया? क्या उन राज्यों के प्रति आप चिंतित नहीं है? ऐसा नहीं है कि उनको मजदूरों का दुख या दर्द था, असल में उनको यूपी में सियासत करनी थी, क्योंकि यूपी में कांग्रेस अपनी राजनीतिक जमीन खो चुकी है। तो इसी बहाने, कोरोना के बहाने हो सकता है वो खोई हुई राजनीतिक जमीन तलाश करने का उनका प्रयास हो। लेकिन मेरा ये आज भी मेरा ये मानना है कि कोरोना पे राजनीति कम से कम नहीं होनी चाहिए। चलिए, इससे इतर मैं कोरोना पे ही अभी कुछ सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। जैसे कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के जो मजदूर होते हैं, इनका डेटा सरकार के पास होता है, पर एक बड़ा तबका है जो अनऑर्गेनाइज्ड मजदूर है, जिनको जो उस क्षेत्र में काम करते हैं, जिनका कोई डेटा नहीं है, जो यूपी बिहार से, मैं असम की बात करूं तो यूपी बिहार से कितने मजदूर हैं जो असम में आकर अब काम कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक गुवाहाटी से प्रकाशित एक समाचार दैनिक में, एक अखबार में छपी भी थी ये बात कि प्रशासन पूरे तरीके से संभाल नहीं पा रहा है और प्रशासन ने मजदूरों को ठेंगा दिखाया। मैंने आपका ट्वीट देखा, मैं मुझे पता आप बोलेंगे, उससे पहले कहता हूं मैंने आपका ट्वीट देखा इस पे, पर मैं इसमें जानना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं तो प्रशासन से चूक हुई है, कहीं ना कहीं तो चूक हो रही है। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को 5 केजी चावल और दाल हमारी जो है खाद्य सामग्री हमारी सरकार ने वितरित की, और 1102 करोड़ रुपए एसडीआरएफ फंड से अनऑथराइज सेक्टर के जो मजदूर थे, 1102 करोड़ रुपए और 3500 करोड़ रुपए उनके खाने पीने के, उनके रहने के लिए जो है केंद्र सरकार ने रिलीज किए। आसाम सरकार भी बड़ी संवेदनशीलता के साथ बेहतरीन काम कर रही है, श्री सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिश्व शर्मा जी के नेतृत्व में। हाँ, जहां तक आपने जो ट्वीट की बात की, वो एक समाचार पत्र में ऐसी न्यूज आई थी कि जो आपको भूतनाथ इलाका में जो मजदूर रह रहे हैं, उनको खाद्य सामग्री जो है उनको नहीं मिल रही है। जब उस न्यूज की तरफ मेरा ध्यान गया तो मैंने उस न्यूज को ट्वीट किया,
माननीय मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल, हमारे वित्त और स्वास्थ्य मंत्री श्री हेमंत बिस्व शर्मा जी और कामरूप मेट्रो को, और मैंने उसमें लिखा कि कृपया संज्ञान लेकर के जरूरी कार्रवाई करें। उसके बाद में वहाँ जो राहत सामग्री है, उसके बाद में तत्काल वहाँ राहत सामग्री पहुंची, और उसके पहले भी पहुंच रही थी। ऐसी बात नहीं कि उसके पहले नहीं पहुंची थी, लेकिन जब ये समाजपात पर्पल में आया तो मैंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझी और मैंने एक कम्युनिकेटर का रोल मैंने प्ले किया, क्योंकि आज देखिए समाचार पत्र भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, मीडिया भी। तो आज अगर आपका मीडिया हो या कोई समाचार पत्र हो, अगर कोई ऐसी न्यूज हमें देता है जिससे हमें लगे कि ये माने ऐसा नहीं होना चाहिए, उसमें सुधार की आवश्यकता है, तो निश्चित रूप से हमारी सरकार उसको एक सकारात्मक क्रिटिसिज्म के तौर पर लेकर करके बड़ी संवेदनशीलता के साथ में हम उसको एड्रेस करने का प्रयास करते हैं, और हमने किया। इसमें कोई लुकाने छुपाने की बात नहीं। ईमानदारी से प्रमोद जी एक जवाब चाहिए आपसे। नागरिकता संशोधन बिल से क्या भाजपा को असम में आने वाले चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? सियासी जमीन डगमगाएगी? देखिए, मेरे ख्याल से जो चुनाव जो होते हैं वो एक अलग गणित होता है, और चुनाव आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस के आधार पे लड़ा जाता है। किसी एक पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर में चुनाव नहीं लड़ा जाता कि 5 साल के लिए आपको जनता ने जनादेश दिया और 5 साल बाद आपका रिपोर्ट कार्ड जनता देखती है कि आपने किस सेक्टर में क्या-क्या काम किए। उसके आधार पे, आपके कामों के आधार पर जनता जो है अपना जनादेश देती है। और भारतीय जनता पार्टी की, हमारी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है, और असम में सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्व शर्मा जी के नेतृत्व में जो सरकार है, हम चुनावी लाभ और नुकसान को आगे रख करके हम राजनीति नहीं करते। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, पार्टी सेकंड है और इंडिविजुअल थर्ड है। जो मुद्दे आज मोदी जी ने जिनको रिजोल्व किया, वो दरसों सालों से, 60-70 सालों से लंबित पड़े हुए थे, हमने उनका समाधान किया। और ये जो जो आपको नागरिक संशोधन है, ये भी मैंने आपको शुरू में जिक्र किया था कि गांधी जी ने भी कहा था कि उनको सम्मान से जीने का अधिकार मिलना चाहिए। तो इस दिशा में हमारी सरकार का, और हमारी सरकार का ये कमिटमेंट भी था, शुरू से ही हमारा ये कमिटमेंट रहा कि अगर हम आएंगे तो 2 तरह के लोग जो है वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए। एक तो वो लोग आए जिनको प्रताड़ित किया गया, जिनके ऊपर धार्मिक अत्याचार हुए, वो शरणार्थी के तौर पर आए, और ये हमारा फर्ज था कि उनको हम शरणार्थी के तौर पर आए हैं तो उनको हम शरण दें और नागरिकता प्रदान करें। तो इसमें भी हमने एक कटआउट डेट रखा, 31 दिसंबर 2014। ऐसा नहीं है कि लोग आते जाएंगे और हम नागरिकता देते जाएंगे। तो 31 दिसंबर जो 2014 के बाद जो लोग आएंगे उनको ये सुविधा नहीं मिलेगी। तो ये इसका आपने क्या ध्यान रखा है? कुछ तबकों में ये बात थी असम कि अकॉर्ड के हिसाब से तो तारीख दूसरी थी। नहीं, आसाम एकॉर्ड अपनी जगह है, लेकिन हमारा जो स्टैंड था उसमें हमने शुरू से ही कहा कि 2 तरह के लोग आए हैं जिनके ऊपर धार्मिक अत्याचार हुआ है। और ये आपको ये नेहरू लियाकत ट्रीटी भी है, नेहरू लियाकत ट्रीटी में भी इस बात का उल्लेख किया हुआ है कि वहां से जो अगर बांग्लादेश, पाकिस्तान, उस टाइम में तो ये आपको बांग्लादेश नहीं था, आज का बांग्लादेश उस समय का पूर्वी पाकिस्तान था, लेकिन उसमें नेहरू लियाकत ट्रीटी में इस बात का उल्लेख था कि अगर पाकिस्तान में जो लोग गए, जो हिंदू लोग जो गए हैं और उनके ऊपर अगर अत्याचार होगा, धार्मिक अत्याचार होगा, वो भारत वर्ष में आएंगे तो वो हम शरण देंगे। वो तो नेहरू जी ने बनाया था, तो उस टाइम में तो कोई बीजेपी सरकार नहीं थी। तो ये राजनीतिक रंग देने के लिए विभिन्न पार्टियां अपना स्टैंड बार बार बदलती है, नहीं, लेकिन मेरा भारतीय सवाल जनता आपसे ये था कि पार्टी आने वाले चुनाव में क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा? जो वोट दे रही है वो जनता तो रास्तों पे नहीं, ठीक हो रहा है। मैंने 2 बातें स्पष्ट कर दी आपको। पहली बात तो यह कि हम वोट बैंक की पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। हमें हम राष्ट्रीय हितों को देख करके निर्णय लेते हैं। उसमें नफा होगा या नुकसान होगा, ये बनिए की तरह तोल के हम निर्णय नहीं लेते हैं। हमारा जो निर्णय होता है राष्ट्र हित में होता है, और चुनाव जो है ये एक बिल्कुल अलग प्रक्रिया है। चुनाव में जब वोटर जब वोट देता है तो वो हमारे परफॉर्मेंस के आधार पे वोट देता है। अब देखिए, जब ये का वाला मुद्दा उछला तो हमारा जो साथी दल है असम गण परिषद, उनके 3 मंत्री हमारे मंत्रिमंडल में थे, उन्होंने रिजाइन दे दिया। रिजाइन देने के बाद में वहां पंचायत चुनाव हुए। पंचायत चुनाव उन्होंने अकेला चुनाव उन्होंने लड़ा, लेकिन जब पंचायत चुनाव के रिजल्ट आए
तो भारतीय जनता पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और असम गण परिषद को जो उनको आशा थी उस तरह से उनका प्रदर्शन नहीं हुआ। उन्होंने बाद में चीजों को समझा और उसके बाद में वो फिर हमारी सरकार में शामिल हुए। तो अगर चुनाव में तो पंचायत चुनाव में लोगों ने, अगर चुनाव को ही आप पैमाना माने, तो चुनाव में तो लोगों ने इस बात को स्वीकृति प्रदान की कि भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय लिया है, केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया है मोदी जी के नेतृत्व में, वो सही निर्णय है। अब 2021 में चुनाव होगा, वो मेरे ख्याल से सिर्फ एक मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। ओवरऑल जो हमारा जो परफॉर्मेंस हमने 5 साल में किया है, उसको मद्देनजर रखते हुए जो असम का जो मतदाता है वो अपना निर्णय प्रदान करेगा, ऐसा मेरा मानना है। मौजूदा परिस्थिति में हेमंत बिस्व शर्मा के प्रयासों का मैं व्यक्तिगत तौर पे प्रशंसक हूँ। हीरो बनकर निकले हैं, अपनी कार्यशैली की वजह से देर रात तक काम करना, सब कुछ देख रहे हैं हम। क्या मुख्यमंत्री से एक कदम आगे नहीं चल रहे हैं वो? कोरोना के समय में सक्रियता को देखते हुए लोगों के बीच एक आम धारणा बन चुकी है कि भाई आने वाले समय में हेमंत बिस्व शर्मा को क्या हम मुख्यमंत्री पद का दावेदार के रूप में देखेंगे या केंद्र में कोई बड़े पोर्टफोलियो? देखिए, आने वाले समय की भविष्यवाणी मैं तो नहीं कर सकता क्योंकि मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ। लेकिन मैं एक बात जरूर आपको बोलना चाहूंगा कि मैं प्रवक्ता के तौर पर पिछले 4 साल से मैं ये दायित्व निभा रहा हूँ और मेरे को माननीय मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री श्री हेमंत बिस्व शर्मा जी के साथ में विभिन्न मौकों पर इंटरेक्शन करने का सौभाग्य मेरे को प्राप्त हुआ है और दोनों ही परस्पर एक दूसरे के प्रति बहुत ही सम्मान और आदर रखते हैं। और ये जो टीम आसाम जो है, सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्व शर्मा जी के नेतृत्व में टीम आसाम काम कर रही है। मैं कुछ लोग जो है ये दूरियां डालने के लिए इस तरह की अफवाहों को बीच-बीच में प्लॉट करके मार्केट में छोड़ते हैं। लेकिन मैंने जो महसूस किया है, दोनों ही जो हमारे जो नेता है, एक दूसरे के प्रति बड़ा ही सम्मान और आदर रखते हैं और हर चीज को ये एक कलेक्टिव डिसीजन होता है, कोई एक व्यक्ति का निर्णय नहीं होता है। और जो कैबिनेट जो हेड है, वो कैबिनेट काउंसिल के जो हेड है, वो मुख्यमंत्री होते हैं और वहाँ एक कलेक्टिव डिसीजन होता है। और भारतीय जनता पार्टी की भी ये आइडियोलॉजी है कि हमारे जो निर्णय बीजेपी करती है, वो कलेक्टिव डिसीजन होते हैं। ये बाहर के लोग शायद इस बात को नहीं समझे, लेकिन हम लोग पार्टी के अंदर है, तो हम लोग इस बात को समझते हैं कि जो निर्णय जो होते हैं वो कलेक्टिव डिसीजंस होते हैं, सब मिलजुल करके निर्णय लेते हैं और ये एक टीम वर्क है और ये टीम वर्क कंटिन्यू रहेगा। और ये जो जोड़ी है श्री सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्व शर्मा की जो जोड़ी है, ये आने वाले समय में असम का उज्जवल भविष्य है और इसको पूरा असम जो है बहुत ही आशापूर्ण दृष्टि से इस जोड़ी की तरफ निगाहें लगा करके असम को आने वाले समय में विकसित असम के रूप में देखना चाहता है और यही जोड़ी जो है आने वाले समय में असम को विकसित असम का दर्जा देने में सक्षम होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो प्रमोद जी, ये आपने बताया हेमंत बिस्व शर्मा के बारे में। अब मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूं जो आपसे संबंधित रहेगा। आपको भाजपा में शामिल करने वाले प्रधानमंत्री मोदी खुद थे। जो मालेगांव की सभा जो हुई उसमें उन्होंने आपको भाजपा में शामिल किया। आपके पिताजी से वो संपर्क में रहते। कुछ दिन पहले हमने खबर भी चलाई कि नरेंद्र मोदी ने उनसे बात करके हालचाल पूछा। एक ऐसे बैकग्राउंड से आप आ रहे हैं जहाँ पे मोदी जी के साथ आपके इस तरीके के संपर्क हैं। क्या आने वाले समय में हम आपको किसी बड़ी जिम्मेदारी में देख सकते हैं? देखिए, मैं एक बहुत ही अदना सा और छोटा सा कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। मेरा सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से मैंने मालेगांव सभा में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। मुझे गर्व है मेरे बाबूजी पे जो एक स्वयं सेवक है और बड़े निष्काम कर्मयोगी की तरह उन्होंने सेवा भाव से अपना जीवन जो है राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने कोई चाह रखी नहीं और उन्होंने मुझे भी यही कहा कि आप सेवा भाव से आप काम करो और दल जो भी जिम्मेदारी देता है उस जिम्मेदारी का आप निर्वाह करो। और मैं दूसरा आपने जो प्रधानमंत्री का मेरे बाबूजी को फोन की बात का जो उल्लेख किया, उसके लिए मैं विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। उनके प्रति कृतज्ञता मैं ज्ञापन करता हूँ कि उन्होंने एक वृद्ध सदस्य को जो 80 वर्ष की उम्र पार कर चुका है और एक समय में
उनको उनके साथ काम करने का भी बाबूजी को सौभाग्य मिला। तो आज उन्होंने अपने एक पुराने साथी को जो वृद्ध उम्र के हो चुके हैं, 80 बरस के ऊपर हो चुके हैं, उनको कोरोना के इस समय में उनको फ़ोन करके उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। उसके लिए मैं विशेष रूप से प्रधानमंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूँ। और मेरे बाबूजी ने मेरे को यही बताया कि आप राष्ट्र को समर्पित राष्ट्र को राष्ट्र हितों को देखकर समर्पित भाव से भारत माता की सेवा करें और बाकी जो है निष्काम कर्मियों की तरह आप काम करते करते चले जाएं। जो जिम्मेदारी नेतृत्व देगा ठीक है, अगर कुछ नेतृत्व जिम्मेदारी दी तो मैं उस जिम्मेदारी का निर्वाह करूंगा, वरना मैं राष्ट्र के प्रति मेरा एक साधारण नागरिक के प्रति मेरा की तरह मेरा जो दायित्व है, माँ भारती की सेवा में मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं वो करता चला जाऊंगा। प्रमोद जी, आप हमारे साथ जुड़े, बड़ी बेबाकी से आपने सारे सवालों के जवाब दिए। हम आपको राइस प्लस की पूरी टीम की तरफ से आपको धन्यवाद देते हैं और आपके आने वाले राजनीतिक जो सफर है उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद।